नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के इस मुद्दे की, जो मुद्दा 15 मई 1952 के बाद फिर देश के सामने आया है। 1952 में पहली बार जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे और आज उन 15 मई 1952 के बाद 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। ये वो घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम को रोके हुए एक लंबा अंतराल बीत गया था और कई दशकों बाद ये परंपरा दोबारा टूटी है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। 72 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के चुनाव होने वाले हैं कल, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। आपको बता दें, पक्ष की तरफ से ओम बिरला ने एक बार फिर से नामांकन दाखिल किया है। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो के सुरेश, जो 8 बार के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी एक बार फिर से प्रथम स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर और स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया के बीच में तलवार खींच चुकी है। बिल्कुल, यहाँ टकराव देखा जा रहा है, तकरार देखी जा रही है। और तकरार इसलिए है क्योंकि जैसा कि संसदीय प्रणाली हम देखते आ रहे थे कि सदन में, चाहे वो विधानसभा का सदन हो, लोकसभा का सदन हो, हम देखते हैं कि सदन में जो स्पीकर का पद होता है वो सत्ता पक्ष के एक प्रतिनिधि का पद होता है और जो उसमें डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो विपक्ष के किसी नेता को दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात वहां जाकर के अड़ गई जब कांग्रेस के द्वारा यह कहा जाने लगा कि सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद देने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने स्पीकर पद के लिए भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। इससे क्या कुछ समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, देश की सियासत में क्या उबाल आएगा इससे, और विपक्ष की भूमिका अब सदन के अंदर क्या रहने वाली, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, कितना दिलचस्प होगा लोकसभा स्पीकर का यह चुनाव जो 72 साल बाद एक बार फिर होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप पाठक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। संदीप जी, बहुत स्वागत है। दिनेश निगम जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ अशोक गौतम जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, अशोक जी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत संदीप पाठक जी आपसे करना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 72 साल बाद 15 मई 1952 में जब जीबी मालवलकर जो थे वो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, अब ये जो परंपरा टूट रही है, क्योंकि परंपरा टूटी है और इस परंपरा के टूटने से हम बात करते हैं निष्पक्षता की, हम बात करते हैं सदन की गरिमा की, हम बात करते हैं लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहीं एक पद के लिए इस तरह की आपाधापी, इस तरह की गहमा गहमी और इस तरह का टकराव क्या जाहिर करता है? देखिए सूरज जी, ठीक कहा आपने। 1952 के बाद ये परिस्थितियां बनी हैं। सदन तो संख्या बल से चलता है और मनोनयन की बात हो या निर्वाचन की, दोनों ही स्थिति को स्वस्थ माना जाएगा। हाँ, नजीर एक पेश जरूर हुआ करती थी कि उपसभापति का जो पद है वो विपक्ष को जाता था और सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता था। लेकिन जिन परिस्थितियों में अभी संख्या बल विपक्ष, बहुत समय बाद विपक्ष को मजबूती मिली है, तो विपक्ष अब अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए पहले तो उन्होंने कोशिश करी कि सहजता से, जब सत्ता पक्ष ने चाहा कि मतलब निर्विरोध निर्वाचन हो जाए, मतलब अध्यक्ष का, जब नहीं हो पाया, वो बात नहीं बन पाई, तो विपक्ष ने उसी में भलाई समझी अपनी कि अब शक्ति प्रदर्शन हो जाए। जीत हार कैसी होगी ये कहना तो सब दिख ही रहा है कि संख्या बल किसके पास कितना है और अध्यक्ष बनना भी लगभग तय है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि यदि ये अपना होना सिद्ध नहीं करेंगे तो देश में जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, उनको फिक्र अब उस बात की भी है। और दूसरा, अपने आप को टूट फूट से भी बचाए रखना है। लेकिन जहां हार तय हो वहां लड़ना नहीं, बात वही है कि प्रयास कैसे हो रहे हैं। कहा जाता है ना कि परिणाम की प्रतीक्षा मत करिए, प्रयास अच्छे होने चाहिए। वो उस थ्योरी पे चल रहा है, इसलिए कोई इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। और परंपरा ये भी स्वस्थ ही है। हाँ। क्योंकि निर्वाचन में कोई मतलब वोटिंग ही तो होना है, आखिर की जीत हार तय हो जाएगी कि कितने मतों से कौन जीता और कौन हारा। और इस तरीके से मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी विशेष मतलब वायलेशन ऑफ रूल कुछ नहीं हो रहा है। ये एक्चुअल में कांग्रेस आवाज उठा रही है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, वो आश्वस्त कर दें तो हम समर्थन दे देंगे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाली कांग्रेस ही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है मध्य प्रदेश विधानसभा का वह दृश्य जब मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने ही पक्ष के लोगों को दिया। विपक्ष में उस समय भारतीय जनता पार्टी थी मध्य प्रदेश विधानसभा में और उन्हें नहीं दिया था, लेकिन जब 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ
तब हिना कांवरे जो उपाध्यक्ष हुआ करती थी, तब सत्ता पक्ष ने उन्हें भी उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। शुरुआत तो कांग्रेस ने की है और एक बार फिर अब अपने ही किए पर पानी डालने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। अब जिस तरह से देखिए पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बन पाना तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आज संसद सत्र का दूसरा दिन हो गया। हमने पहले ही दिन से देखा टकराव की जो स्थिति, क्योंकि पहले 2 दिन में तो सिर्फ सांसदों को शपथ दिलाई जानी थी, उसमें भी जो टकराव की स्थिति हमने देखी है वो बेहद दिलचस्प रही है और इसीलिए जो स्पीकर का चुनाव होना है वो भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। दिनेश निगम जी, सबसे पहले मैं इसी पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि 72 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है और एक बार फिर से विपक्ष पूरी मजबूती से, पूरे पुरजोर तरीके से ये परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही है। क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात बोली कि विपक्ष क्या है कि अपनी ताकत बताना चाहता है, या आम जनता या देश में एक मैसेज देना चाहता है कि हम भी कहीं हैं, हम भी खड़े हुए हैं मैदान में। सवाल ये जानते हुए भी कि बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है वो, ये जानते हुए कि एक तरफ जो है पूरा बहुमत है और दूसरी तरफ हम अल्पमत में हैं। उसके बावजूद भी अगर उसने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है तो उसमें 2 शंकाएं सामने आती हैं। एक तो ये कि जैसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने कहा कि 2-3 सांसद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हमारे उसमें हैं, हमारी चर्चा हो चुकी है। कुछ ऐसी शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, अपना नीतीश कुमार जी हैं, इनके बारे में जो इनका भविष्य का पूर्व का जो कार्यकाल है वो कई बार ऐसा रहा है कि इधर से उधर, उधर से इधर होते रहे हैं। तो एक विपक्ष से हो सकता है कि विपक्ष ने एक आस ये भी लगाई हो कि देखने अगर इन लोगों में इनको स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ये लोग जो है अंदर हमको वोटिंग कर जाए, हमें वोट कर जाएं। क्योंकि आजकल देखिए व्हीप जारी होने के बावजूद भी सूरज जी आपने देखा होगा कि कई घटनाएं कई सदनों में ऐसी हुई है कि सदस्य पूरे नहीं पहुंचे, वहाँ सदस्य नहीं पहुंचे और कभी कभी व्हीप का उल्लंघन करके दूसरी पार्टी को वोट भी किया है। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर जबकि इसकी आशाएं मुश्किल से 2% भी नहीं है, इसके 2% भी नहीं है, फिर भी एक कल्पना की जा सकती है कि ऐसा भी जिसने उम्मीदवार उतारा वो एक कल्पना कर सकता है। अपने दिमाग में सपना देखने में किसी को कोई बुराई नहीं है। तो सपना देख सकते हैं कि शायद हमें, लेकिन ये तय है सूरज जी कि विपक्ष ने सिर्फ अपनी मजबूती, अपनी ताकत बताने के लिए उसने ये जानते हुए लेकिन क्या ये ताकत बताना शुरुआत के 2 दिन में ठीक रहा? अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि सिर्फ 2 दिन में सांसदों को शपथ दिलाई जानी थी और उन्हीं 2 दिन में इस तरह की स्थिति क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहले तो 2 दिन में सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई थी। नहीं बेटा, देखिए आप सॉरी माफ करिएगा, क्या है कि आप ये देखिए कि विपक्ष के जो नेता, कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने 2 दिन पहले नहीं कई दिनों से इस बात को उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया था कि अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर हमें दे दिया जाएगा तो स्पीकर हम स्वीकार में कोई किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं करें। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगाया, फोन पर उन्होंने कही ये बात कि आप स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम पर समर्थन दीजिएगा, लेकिन यहाँ जब उस कमरे में चर्चा हो रही थी तब 2 सदस्य जिनमें केसी वेणुगोपाल भी वहां उपस्थित थे और केसी वेणुगोपाल ने और द्रमुक के एक नेता ने समर्थन देने से इनकार करते हुए वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। राजनाथ सिंह की उस बात को दरकिनार कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा, दिलीप भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगा, सबसे बड़ा सवाल कि क्या यदि हमने देखा पीए संगमा उस समय की स्थिति जब विपक्ष का एक नेता, विपक्ष का एक संसद सदस्य लोकसभा का स्पीकर हुआ करता था, वो पहला व्यक्ति थे जिनका नाम है पीए संगमा। यदि विपक्ष इस बार मांग कर रहा है, यदि विपक्ष ने कहा डिप्टी स्पीकर की बात, तो सत्ताधारी दल को क्या डिप्टी स्पीकर का पद दे देना चाहिए था? यदि वो दे देते तो शायद यदि सहमति बन जाती कि हाँ डिप्टी स्पीकर विपक्ष की ओर से होगा और स्पीकर सत्ताधारी दल की ओर से होगा, तो ये डिप्टी स्पीकर का पद ना देना या उस पर अपनी सहमति व्यक्त न करना सत्ताधारी दल के किस दृष्टिकोण को उजागर करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अपना ये बयान दिया था कि हम दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो सदन की कार्रवाई स्मूथली चलेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी ने फोन किया खड़गे जी को, खड़गे जी भी उस बात पे तैयार हो गए थे कि ठीक है हम समर्थन देंगे स्पीकर को, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है कि डिप्टी स्पीकर जो रहेगा वो हमारा रहेगा, मतलब विपक्ष का रहेगा। लेकिन उस बात को जब उन्होंने ये कहा खड़गे जी को कि मैं आपको कॉल बैक करता हूं, जैसा कि समाचारों में दिखाया जा रहा है राहुल गांधी के बयान में,
तो अगर वो कॉल बैक करते, लेकिन राजनाथ सिंह जी अकेले सर्वोपरि नहीं है ना, बात आती है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की। जब उन लोगों ने जो कहा वही होता है वहां पे, तो इसलिए ये डिप्टी स्पीकर का भी पद विपक्ष को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे, देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर सीधे तौर पर मांग रखी है। आप ये बताइए, आप सहमति कहाँ पर नहीं बन पा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में? क्योंकि उन्होंने इसी मांग के आधार पर ये कहा है कि अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद देंगे तो हम स्पीकर पर समर्थन दे देंगे। प्रोटेम स्पीकर पर भी हमने देखा, भर्तृहरि मेहताब को जब बनाया गया तब भी के सुरेश की बात सामने आई थी कि 8 बार के वो सांसद रहे हैं और संवैधानिक परंपरा जो ये कहती है कि 8 बार के वो सांसद है, तो चाहते तो वो दे सकते थे पद, फिर सहमति क्यों नहीं बनी वहां पर? ये सहमति एक्चुअल में क्या है कि जो सत्ताधारी दल जो है उसमें केवल 2 लोगों की सहमति चलती है। अगर उन्होंने हाँ कह दिया दोनों ने तो हाँ है, उन्होंने ना कह दिया तो ना है, क्योंकि ये 24 आवर्स वाले पॉलिटिशियन है ये लोग। एक बात जरूर जानना चाहूंगा मैं यहाँ दिलीप भदौरिया जी आपसे कि जो बात सामने आ रही है, मेहताब भर्तृहरि को इन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनाया, वो 7 बार के सांसद हैं, 8 बार के सुरेश हैं जो विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ वो भी बात उठी क्योंकि उन्हें अपने दल से बनाना था, ये कांग्रेस से सांसद हैं और जो मेहताब भर्तृहरि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 2 दिन का होता है मैक्सिमम, हमने देखा है। हालांकि वो एक अलग स्थिति थी, कोरोना काल चल रहा था जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने और भारत के सबसे ज्यादा लंबी अवधि के प्रोटेम स्पीकर वो कहलाए क्योंकि उसका सदन नहीं लगा और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन 2 दिन की इस प्रक्रिया के लिए इस तरह की गतिविधि करना कि नहीं के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाए। कल 3 सदस्यों ने शपथ नहीं लिए, उसमें एक के सुरेश भी शामिल हैं कि उन्होंने संसद में शपथ ग्रहण नहीं किए। तो ये जो है ये विरोध ही जाहिर कर रहा है कि हाँ हम विपक्ष में हैं तो केवल विरोध करना है। हालांकि जो बात आई थी संघ ने कहा था कि उसको प्रतिपक्ष का ये विरोधी ना कहिए, लेकिन कांग्रेस खुद अपने आप को विरोधी साबित कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी लंबे समय के बाद विपक्षी लोग इतनी बड़ी संख्या में संसद में पहुंचे हैं जी, तो स्वाभाविक सी बात है जब वो अल्पमत में थे, बहुत ही न्यूनतम उसमें आए हुए थे जब पिछले 10 सालों में जी, तो उस समय इन लोगों को कुछ मौका ही नहीं मिलता था। एक साथ वो भी तो एक रिकॉर्ड है कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया। ये सत्ताधारी दल की हठ धर्मिता कहलाती थी उस समय। ठीक है, तो उन्होंने किया। तो अब विपक्ष क्या इतना भी ना करे कि जो उनकी मांगे हैं संसद का विरोध तो कर सकती है ना वो, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं और बड़ी तादाद में आए हैं विपक्ष में। वो सही कहा, तो वो भी इस हार जीत का कोई मतलब ही नहीं समझ रहे हैं ना वो। क्योंकि हारना जीतना ये अलग बात है। बिल्कुल, हम हार रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सही है। तो जब लोकतंत्र की व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने भारत देश की, तो चुनाव होना चाहिए। जब चुनाव हो रहा है तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव होना चाहिए और अपनी ताकत दिखाना चाहिए, संख्या बल दिखाना चाहिए। तो शायद सदन में संख्या बल की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही विपक्ष के द्वारा के सुरेश का नाम दाखिल किया है। ऋषिका, यहाँ एक बात जरूर बात ही आ जाती है, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया था कि परंपरा टूट रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और ये यदि हम अतिशयोक्ति न हो तो ये शब्द कह सकते हैं कि केवल चुनाव की औपचारिकता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव की औपचारिकता है, या फिर अब हम ये कह लें, क्योंकि आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्र की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया आपातकाल का, 25 जून का, इमरजेंसी का। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी इसको भूलेगी नहीं। इसी सवाल को लेकर मैं सैफ मलिक जी आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष का ये जो हम विरोध देख रहे हैं, जैसे चुनाव की औपचारिकता कहें या फिर जिस तरह से विपक्ष, देखिए काफी समय के बाद विपक्ष एकजुटता से इस तरह से आगे आया है, इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष जो है मजबूती के संसद में दिखाई दे रहा है काफी समय के बाद। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आपातकाल और इमरजेंसी की बात की गई, क्या सिर्फ इस पर पर्दा डालने के लिए और राजनीतिक परिदृश्य से ये जो संविधान की किताब लहराई जा रही है, या फिर विरोध करना, जैसे कि सूरज जी ने कहा कि सिर्फ चुनाव की औपचारिकता है? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि ये विपक्ष ने शुरुआत नहीं की इस बात की कि उनको चुनाव लड़ना है। विपक्ष के नेता तो हमेशा की तरह ये मांग कर रहे थे कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। जब उनकी बात सुनी नहीं गई, और इस तरह के पहला भी हम देख चुके हैं पिछले सत्र में कि ये जो जिनका भी हमारे साथी ने जिक्र किया, 2 नेताओं के अलावा किसी की चलती नहीं है, तो वो अब भी अपनी मनमानी हठ धर्मिता दिखाने पर तुले हुए हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने और टीडीपी ने मांगा था स्पीकर पद, तो उन्होंने उनको देने से इनकार करते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हम भले ही अल्पमत में हो, लेकिन वही होगा जो चाहेंगे हम।
मंत्रिमंडल के गठन में भी उन्होंने इस बात को दिखाया। लेकिन अब यहाँ बात आई जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव की, तो अगर विपक्ष ने मांग की थी तो उनको सद्भावना दिखाते हुए वो मान लेना चाहिए थी। तो परंपरा ये की स्थिति बात नहीं है। विपक्ष कर रहा है, लेकिन इस परंपरा को विपक्ष ने ही तो तोड़ा था ना। जरा नहीं, वो देखिए वो स्टेट लेवल की बात थी। वो आज कमलनाथ जी का आपने जो जिक्र किया, वो स्टेट लेवल की बात थी, ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। और आज की तारीख में जैसे हमारे साथियों ने कहा कि विपक्ष अब वो विपक्ष नहीं है, इस बार विपक्ष अच्छे जनमत के साथ आया है। बात है कि डिप्टी स्पीकर का चयन या चुनाव की प्रक्रिया तो स्पीकर के चयन हो जाने के बाद की प्रक्रिया है, वो पहले से लागू कर नहीं, पहले से लागू नहीं हो रही, लेकिन वो श्योरिटी चाहते हैं क्योंकि इस पर उनको भरोसा ही नहीं इन लोगों पर कि आज ये अगर श्योरिटी अगर वो जबान से कह देते, मान लेते तो मान ली जाती कि हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने उसका इरादा ही नहीं जाहिर किया तो उनको लगा कि हमको देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने उठाया। और उनको इस बार क्या है कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं मैदान में रह करके कि हम इनकी मनमानी जो करती आई है सरकार पिछले दौर के अंदर, इस बार ऐसा हम नहीं चलने देंगे। भले ही हम जीतें या हारें, लेकिन हम अपने स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे वो सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। बिल्कुल, सदन में हो या सदन के बाहर हो या सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन उपेंद्र तिवारी जी, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गंभीर सवाल, 25 जून 1975 और 25 जून 2024 कितना अंतर देखते हैं आप? बहुत अंतर है। तब की परिस्थितियां और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। ये बदला हुआ भारत है। 75 जो 70 साल में भारत बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव में भी आया है। उस समय की परिस्थितियां जो थी उससे आज की तुलना नहीं की जा सकती। रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल, आज सत्ता पक्ष जितना मजबूत है उससे कहीं कमजोर विपक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष उतना ही कमजोर है जितना विपक्ष मजबूत है। मैं तारीखों के संयोग पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। तारीखों के संयोग पर टिप्पणी, अच्छा तारीखों के संयोग की। तो देखिए, जो इमरजेंसी वाली बात है, आप जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आज है नहीं। आज इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां अपने को कहाँ दिख रही हैं? उस समय की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी, आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न है। आज वैसा राजनीतिक माहौल नहीं है। आज का बार-बार आपातकाल की बात क्यों की जा रही है? राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लागू है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ये स्टंट बनाया हुआ है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना सदन में करके देश के सामने उनका ऐसा चित्रण पेश किया जाए जिससे उनका कद, उनका व्यक्तित्व छोटा नजर आए। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो व्यक्तित्व है उसको कभी कम नहीं किया जा सकता। ये सर्वमान्य बात है। आप अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए किसी का व्यक्तित्व कमजोर करके और उसकी आलोचना करके, हमारे देश में यह भी एक परंपरा है कि हम मरे हुए व्यक्ति की कभी आलोचना नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है और ये भूल जाती है कि वह उस व्यक्ति की आलोचना करती आई है जो इस देश के निर्माण में जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी क्रम में वह इंदिरा गांधी जी का वो आपातकाल का समय याद दिलाती है देश को। तब का भारत और अब का भारत बहुत अलग है। तब के भारत की परिस्थितियां और वर्तमान भारत की परिस्थितियां बहुत भिन्न है। तब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना सोशल मीडिया हमारे बीच में नहीं था, खबरें उस हिसाब से देश के बीच में उतनी तेजी से जा नहीं पाती थी। पूरा वर्ल्ड आदमी अखबारों के माध्यम से देखता था। लेकिन आज यहाँ पर कि जनता, देखिए जनता इतनी मूक भी नहीं है कि अगर कोई जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर उनकी आलोचना करके बनाएगा तो जनता ये समझ नहीं पाएगी। तो जैसे आपने कहा कि वो दौर और ये दौर अलग था, उसी क्रम में ये दौर और वो दौर अलग है। जनता आज के समय में सब समझती है सर। जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करेगा तो जनता इसे गलत नहीं समझ लेगी। जब जनता के बीच में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे मैसेज बड़े लेवल पे प्रसारित करते हो आप, जब आप इतने बड़े लेवल पे आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो इतने बड़े पैमाने पे घंटों के अंदर पूरे देश में मैसेज भेज देती है और वो मैसेज सत्यता के धरातल पे नहीं होते, तो जो जनता है वो इतिहास नहीं पढ़ती। जनता आपके पास सोशल मीडिया से जो मैसेज आती है उस पर भरोसा कर लेती है। ऐसे सैकड़ों वीडियो और एक सैकड़ों संदेश मीडिया ने खुद उजागर किए हैं जो सत्यता के धरातल पे कहीं नहीं थे। तो ये जो स्टंट है आपातकाल की जो आपने बात की, आपातकाल का जो अपने प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं वो केवल
उन हस्तियों की व्यक्तित्व को कम करके दिखाना चाहते हैं हाँ। और ये बताना चाहते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, ठीक है। मैं उनसे ज्यादा महान हूँ, यहाँ एक जबकि दूसरे से- स्थिति ऐसी नहीं है। जी, एक दूसरे से आगे निकलने की हुलड़, जैसा कि आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो कई बार तो व्हाट्सएप पे ही हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा है कि व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी, नहीं तो युद्ध नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करते और अंग्रेज देश छोड़ के चले जाते। Yes. और यही लिखा जाता है कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए। इस तरह की चर्चाएं होती रहती है सोशल मीडिया पर। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जिस तरह से संसद में आज परंपरा टूटी है, ये परंपरा 7 दशक के बाद टूटी है। लेकिन ऋषिका, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, जैसा कि कहा भी, भदौरिया जी ने भी जो बात कही, पाठक जी ने भी जो बात कही कि पता है कि हार जाएंगे लेकिन लड़ना जरूरी है, तो ये जो बात सामने आ रही है कि यहाँ अपना वर्चस्व दिखाने की बात है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात है। सूरज जी, यहाँ पर देखने वाली तस्वीर ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि वर्चस्व दिखाने की बात है, वो वर्चस्व दिखाया कैसे जा रहा है? आप तस्वीरें देखिए, पहले दिन की जो तस्वीरें थी संसद सत्र की, जो पूरा विपक्ष है वो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचता है, यानी कहीं ना कहीं ये जिक्र तो था कि सत्ता पक्ष की ओर से आपातकाल की बात जो है वो उठाई जाएगी। और यहाँ पर अब देखिए, हर चीज का जवाब संविधान की बात कहकर नहीं दिया जा सकता, या फिर पक्ष भी अपनी बात, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका हर चीज का जवाब इमरजेंसी की बात कहकर नहीं कह सकता, क्योंकि आज 25 जून है, आज इमरजेंसी का दिन खत्म हो जाएगा। अशोक गौतम जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हर चीज का जवाब संविधान की किताब लहरा कर दिया जा सकता है, या फिर पक्ष की ओर से हर चीज का जवाब इमरजेंसी की बात करके दिया जा सकता है? दोनों अलग अलग बातें हैं सर। मैडम, मैं कहना चाहूँगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर की बात कही गई है, स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भर्तृहरि मेहताब जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, उसके ऊपर भी कांग्रेस ने एक अपने सिर्फ उनको झगड़ा करना है, इसलिए प्रोटेम स्पीकर 2 दिन का होता है। 8 दिन वाला, 8 बार वाला क्यों नहीं बनाया, 7 दिन वाला क्यों, 7 बार वाला क्यों बना दिया? चूंकि उनको सिर्फ झगड़ा करना है। अब रही बात, परंपरा तो यही कहती है ना सर, जो वरिष्ठ हो उसको बनाए। परंपरा ये कहती है, लेकिन मैडम समस्या ये आती है कि ये राहुल गांधी बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये जो स्पीकर है और उपाध्यक्ष है, ये पूरे लोकसभा का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। ठीक है, कि जो स्पीकर चुना जाएगा वो पूरे लोकसभा का होगा, न कि कांग्रेस का या बीजेपी का होगा। उपाध्यक्ष बार्गेनिंग कर रहे हैं, पहले वो हमें उपाध्यक्ष दे दो तो हम आपको लोकसभा में समर्थन कर देंगे। अरे पहले लोकसभा का बनाओ, फिर बात करो, तो समझ में आती है। फिर कहते हैं साहब हमारी परंपरा टूट गई। परंपरा तो पहले से भी टूटती हुई, बनती हुई आ रही है। कौन सी बची पर ये बार्गेनिंग से कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, एक बार चर्चा पर एक नई दिशा आपने दी है गौतम जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि यदि आप हमसे अध्यक्ष पद के लिए समर्थन चाहते हैं तो उपाध्यक्ष के लिए आप समर्थन दीजिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये आ रही है संदीप पाठक जी, सबसे बड़ी बात 18वीं लोकसभा, जिसके ऊपर जैसे ही चुनाव परिणाम आए, लोकसभा का निर्माण हुआ, 18वीं लोकसभा देश की, और उम्मीद लगाई गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही एनडीए की पहली बैठक में कि जो तीसरा टर्म है, क्योंकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि तीसरा टर्म बड़े और कड़े फैसले लेने का है। तो ऐसी स्थिति जब हम देख रहे हैं कि सदन के पहले दिन से प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या आपत्ति, कानून की संविधान की किताब सदन में लहराना और इस तरह की तमाम चीजें हम देख रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि विपक्ष की सशक्त मजबूती संसद की और परंपराएं तोड़ने की शुरुआत है? ये हाँ बिल्कुल है शुरुआत, और ये तो टूटेंगे ही, क्योंकि जब विपक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, और यहाँ इस बार की 18वीं लोकसभा में ये स्थिति हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बदलेंगी, टूटेंगी। और बार्गेनिंग की जहाँ तक बात है, तो वो भी स्पष्ट होगा आने वाले समय में। सत्तारूढ़ दल वैसे फैसले ले पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, वो किसी भी चीज को पास करना या आगे जाना, क्योंकि अभी विधानसभा में भी उनके दल बल बदलेंगे, संख्या बल बदलेगा, उससे राज्यसभा भी इफेक्टेड होगी। तो ये चीजें तो 5 साल में बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसलिए निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में आएगा। और इन्होंने पहले से ही, विपक्ष ने रणनीति अपनी रखी थी, जो लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने ऑफेंसिव मुद्रा अपनाई थी, वो ऑफेंसिव मुद्रा अब विपक्ष अपना रहा है। तो लोकसभा सदन के अंदर विपक्ष बिल्कुल शांत बैठने के मूड में नहीं है, हर बात को तिल का ताड़ बनेगा ही। और आम जनता इसको किस रूप से लेती है, अगर अपील कर गई कोई चीज जिसमें जनहित की भावनाएं जुड़ी होंगी, तो सत्ता विपक्ष को बहुत मजबूती मिलेगी, खासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पाया
तो एक ये भी एक हल्ला बोल जैसा पहले होता था कि लोकसभा जब से लाइव शुरू हुआ तो लोग कहते थे कि झगड़ा देखना हो तो टीवी चालू कर लो। जी बिल्कुल। तो वो वाली स्थिति फिर से आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है कि भाई नेता प्रतिपक्ष तो प्रतिपक्ष का ही होगा, जो विपक्ष का नेता बनेगा वो नेता प्रतिपक्ष कहलाएगा। जो समितियां बनेंगी उन समितियों के सभापति का चयन करने में, सदस्यों के चयन करने में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी होगी। तो जो आपने कहा कि वो प्रस्ताव आएंगे तो प्रस्ताव को मंजूरी देना कि सदन में इस पर चर्चा होना है नहीं होना है, कुछ उन समितियों का भी काम होगा। तो यदि कुछ प्रस्तावों को लेकर बात होगी, किस तरह के विधेयकों को लेकर बात होगी, तो उसमें तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से अहम होती है और इसमें बहुत रोड़े अटके जाएंगे और अटकाए भी जाएंगे, क्योंकि ये लोग जितनी सहजता से जो कमेटियां बन जाती थी पहले और जो एक तरफा काम हो जाता था वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इनको हर समितियों को गठन में उसमें जवाबदेही इनकी तय होगी। मंत्रियों को समझाना पड़ेगा। मंत्री खासतौर पे जिम्मेदार और गंभीर मंत्रियों की भूमिका, इसलिए देखिए राजनाथ सिंह जी पिक्चर में ज्यादा आ गए हैं और अमित शाह जी नेपथ्य में चले गए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो जिसकी बात अपीलिंग हो, क्योंकि अमित शाह जी तो तलवार खिंची हुई रहती है विपक्ष के साथ, तो वो तो समझाने की स्थिति में ना वो जाएंगे ना लोग उनसे समझेंगे। तो उस स्थिति में सत्ता पक्ष अब उन लोगों पे हाथ रखा हुआ है कि जो बीच में मध्यस्थता कर सके, समझा बुझा सके, किसी तरीके सदन चले। इसलिए खड़गे जी को भी एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे सत्ता पक्ष ने पकड़ा है। राहुल गांधी के पास कोई मैसेज नहीं जाता है, खड़गे जी के पास जाता है। तो वो इसलिए जाता है कि किसी तरीके से बातचीत बेहतर हो जाए, क्योंकि उधर पे वो भी मानने वालों में से नहीं है। एक बोल के चार सुनने वाली स्थिति में भी दोनों लोग हैं, ना इधर सुनने वाला कोई है ना उधर है। इसलिए सिर्फ अब जनता, आम जनता, हम लोग आनंद लेंगे कि अब सदन में क्या कार्रवाई होती है। पर ये होप करते हैं कि एक बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, कम से कम जनता के हित में कुछ फैसले हों। उसमें दोनों पक्षों से समझदारी की उम्मीद की जाती है कि कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, हल्ला बोल हो, लेकिन कम से कम फैसले तो ऐसे हों जो जनता के हित में हो। बिल्कुल, जनता के हित में फैसले होने के लिए संदीप जी दोनों तरफ से सहमति बनना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष कितनी समझदारी से अब काम लेता है। लेकिन यहाँ पर दिनेश निगम जी, प्रधानमंत्री ने जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तब उन्होंने कहा कि सत्ता चलाने के लिए बहुमत की जरूरत है जो हमारे पास है, लेकिन देश चलाने के लिए विपक्ष की सहमति भी चाहिए। ये उनके शब्द थे। विपक्ष की सहमति लेने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की सहमति तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो संविधान से मुद्दा उठा है, ये कितना आगे और बढ़ेगा दिनेश जी? देखिए क्या है, एक तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है कि एक परंपरा रही है डिप्टी सीएम, डिप्टी स्पीकर दिए जाने की, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे संविधान में कोई संशोधन हुआ या संविधान में कोई ऐसे नियम पारित किए गए हो कि डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दिया ही जाएगा। ये एक परंपरा बनाई गई थी, नेहरू जी ने इसकी शुरुआत करी थी और लागू इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था कि वहाँ जो है अपोजिशन के लोगों को वो जो है डिप्टी सीएम का, स्पीकर का पद दिया जाता था और उस तरह से कैबिनेट मंत्री की जो पूरी फैसिलिटीज होती थी वो डिप्टी स्पीकर को मिलती थी। तो ये कहेंगे कि नहीं ये परंपरा चली आई है, ये ठीक है 10, 15, 20 साल रही है, 25, 30 साल रही, लेकिन अगर आप देखें तो 2019 के से 2024 के बीच में ये परंपरा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर डिप्टी स्पीकर रखा ही नहीं, दिया ही नहीं उन्होंने किसी को पद। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष भी नहीं था। दूसरा क्या है कि वो नावलकर सिद्धांत लागू किया गया, अगर नावलकर का जो नियम है वो लागू किया गया था। सूरज जी, अगर ये जैसा आपने कहा गौतम जी ने, ऐसा नहीं, अगर वो चाहते तो दे भी सकते थे, किसी को भी दे देते। कोई उसमें नियम नहीं है कि अगर आप 5 की सदस्यता है, आप लोग 5 लोग हो तो आपको ये पद नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं। लेकिन वो उस समय नहीं किया उन्होंने। हमें ऐसा लगता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी जो आज की डेट में जो उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिए या जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले से लेके अभी तक उन्होंने जिस तरह से आरएसएस की टकराहट में अपने आप को एनडीए का नेता साबित करके बाद में बीजेपी का साबित करके उन्होंने एक तरह से उनको चुनौती दिखाई, उनको आंख दिखाई, उसी तरह वो अपना वो टेलर बनाए रखना चाहते हैं। वो 10 साल 15 जो उन्होंने अपना टेलर दिखाया कि अहम ब्रह्मा की जो उनकी एक वो हो गई है टेंडेंसी, उस टेंडेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं। और वही एक कारण ये है कि कई बार अपोजिशन के डिमांड के बावजूद भी ये अगर चाहते तो लेकिन जो चीजें संवैधानिक है उसको अपने अहंकार के लिए वो दबा नहीं सकते हैं। तो ये संवैधानिक की बात नहीं हो रही है, ये लोकतंत्र की मर्यादा की बात हो रही है। जो संविधान में उल्लेख है था, यदि अनुच्छेद 93 में इस बात का उल्लेख है कि वहां चुनाव का भी उल्लेख है कि स्पीकर का चुनाव हो, उसका भी उल्लेख किया गया है, लेकिन स्पीकर का यदि ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम में है और
सर्वोपरि अहम ब्रह्मास्मि बता रहे हैं तो किसी को स्पीकर ही ना बनने दें। बनाना तो जरूरी पड़ेगा क्योंकि वो अनुच्छेद में उल्लेख है उसका। मैं स्पीकर की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये जो समझौते की मैंने समझौते वाली बात कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर हाँ। कि अगर वो चाहते तो इस अहम को एक तरफ रख करके और जिस तरह से उन्होंने भाषणों में अपने कहा कि हम सरकार चलाना चाहते हैं और सरकार चलाने के लिए विपक्ष की सहमति बहुत जरूरी है। और इस तरह से आपको याद होगा मोहन भागवत जी ने भी आरएसएस के उन्होंने एक तरह से संकेत दिए थे किसी एक कार्यक्रम में। वो किस तरह के बयान थे अपन उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे कि संघ की ओर से क्या क्या बयान आए हैं। मेरा सिर्फ यही है कि इसको अगर इस मामले को तूल नहीं देना था, ये इस मामले को इस तरह नहीं करना था, तो उस चैप्टर को वहीं के वहीं ले जाके क्लोज करके। ये जैसा कि आपने कहा कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अपना अहम बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दिलीप भदौरिया जी एक छोटा सा सवाल कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के दोनों सत्ताधारी दल के होंगे तो प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी आएगी, किस तरह की प्रक्रिया संचालित होगी? क्योंकि सदन का जो अध्यक्ष होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सदन व्यवस्थित चले, क्योंकि संसद की प्रक्रिया एक दिन चलने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है और वो पैसा जनता का होता है। तो यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक ही दल के हो जाते हैं, सत्ताधारी दल के हो जाएंगे, तो क्या सदन की प्रक्रिया चलने में कुछ परेशानी आएगी या किस तरह की तस्वीर सामने आने की संभावना है? इसमें सिर्फ परेशानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही रहेंगी। सदन चलेगा नहीं, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने मन की करेंगे। दोनों जो लोग बैठे हुए हैं प्रमुख बने हुए, वो अपनी मन की करेंगे। अभी इससे पहले जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कभी सदन में ये नहीं कहा हमें विपक्ष की भी जरूरत पड़ेगी, विपक्ष की सहमति की जरूरत पड़ेगी। तब उनको ये भाषण देना चाहिए था जो अब जाके मजबूरी में दे रहे हैं, क्योंकि उस समय मजबूत सरकार थी, अब मजबूर सरकार है इनकी। एनडीए की पहली बैठक में उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 साल से जिस चीज को मैं मिस कर रहा था वो चीज अब मुझे सदन में देखने मिलेगी। एक सशक्त विरोध देखने मिलेगा, खामियां दिखाने वाले लोग मिलेंगे और मुझे मेरे फैसले सोच विचार के लेने पड़ेंगे। तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना उनको, क्योंकि उनकी जो गारंटी चल नहीं पाई थी चुनाव के दौरान, और उनका 400 पार का नारा भी नहीं चल पाया और 370 वाला नारा भी कहीं ना कहीं जाके फेल हो गया। अगर वो नारा सक्सेस हो जाता उनका और किसी भी तरीके से ये 370 या 400 वाले जो नारा था इनका परिपूर्ण हो जाता, तो आप देखिए काय का विपक्ष, कैसा विपक्ष। आज एक पहले दिन से ही सारे संविधान लागू हो जाते उनके सारे जो और कहीं ना कहीं दिलीप जी जनता ने इस लोकतंत्र को मजबूती देते हुए जनादेश तो दे दिया है कि विपक्ष भी मजबूत है और हमारे भारत का लोकतंत्र भी बेहद मजबूत है। लेकिन यहाँ पर सूरज जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर सत्ताधारी दल के ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे तो क्या तस्वीर होगी, लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाता है तो किन मुद्दों पर सहमति बन पाएगी पक्ष और विपक्ष की? यहाँ सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि सदन चलाने की एक प्रक्रिया है, एक पुस्तक है, एक नियम है और उनको उसमें सबसे ज्यादा हस्तक्षेप यदि किसी का होता तो वो होते हैं संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री की सहमति, संसदीय कार्य मंत्री के कोई बहुत सारे सुझाव अध्यक्ष को स्वीकार करने होते हैं और वो जो नियमावली है उसका उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी दल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना है, तो सदन तो नियम से ही चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा। और सैफ मलिक जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मुद्दों की अब हम बात कर रहे हैं। संसद सत्र जो है वो आज उसका दूसरा दिन हो गया है और लगातार हमने यहाँ पर टकराव की स्थिति देखी है। तो क्या आपको लग रहा है आगे की स्थिति क्या होगी, किन मुद्दों पर सहमति बन पाएगी पक्ष और विपक्ष की? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही सहमति की मांग तो की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सहमति संसद सत्र में बन पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सहमति की बात तो की है, लेकिन एक बात है कि उनकी बातों पे न जाओ कि वो क्या कहते हैं, उनके कदमों को भी देखो कि किधर जाते हैं। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी ने जबान से तो ये बात कह दी, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कितना वो कर पाते हैं वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में वो करते आए हैं और उसका उदाहरण उन्होंने अभी मंत्रिमंडल के गठन के समय दे दिया साफ साफ कि जो हम चाहेंगे, जो हम करेंगे वो होगा। अब इस तरह की अगर स्थितियाँ बनती हैं तो विपक्ष का सहयोग तो बहुत मुश्किल है उन्हें मिले, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा नरमी बरतना पड़ेगी, विपक्ष को तरजीह देना पड़ेगी। जिन मुद्दों पर उनकी सहमति चाहते हैं उन मुद्दों पर चर्चा करना पड़ेगी। अब ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल पिछले 10 साल में जो चला कि जो हमने कह दिया बस वही लागू होना है। अब उनको चर्चा करना पड़ेगी। और राज्यसभा स्पीकर की जो आप बात कर रहे हैं, हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि 150 सदस्यों को एक बार में ही निष्कासित कर दिया गया। ये विशेष अधिकार है अध्यक्ष का? नहीं, अध्यक्ष का विशेष अधिकार है, लेकिन जनता ने
चुनकर प्रतिनिधि को इसीलिए भेजा है कि वो संसद में बैठे है, उसकी बात उठाए, मुद्दों पर विरोध करे। तो आप स्वस्थ परंपरा रखते, उनके विरोध में बात सुनते और वो करते। अब ये तो कोई बात नहीं कि किसी ने एक मुद्दा उठाया और आपने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, साहब निलंबित करते हैं। तो ये तो एक मनमानी कहलाएगी ना। भले नियम है, हम मानते हैं, लेकिन वो उन परिस्थितियों में है कि जब बहुत ज्यादा। एक बात और लिखा हुआ है अनुच्छेद 93 में कि अध्यक्ष जो होता है वो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार का संरक्षक होता है। तो बाकी सदस्यों के विशेष अधिकार, क्योंकि विशेष अधिकार हनन का जब मामला आता है तो उन विशेष अधिकारों का संरक्षक जो सदस्य ही है उनकी रक्षा भी तो अध्यक्ष को ही करना है। नहीं, अध्यक्ष को तो करना है, लेकिन उन सदस्यों को मौका भी तो दें बोलने का। उनको जनता ने भेजा इसीलिए है कि वो सदन में जनता के हितों की बात उठाएं। जो सरकार में कुछ जो गड़बड़ियां हैं या गलत चीजें हो रही हैं उसको सदन में उठाएं। अब जब आप सदन में बात को ही नहीं उठाने देंगे और उनको सीधे निलंबित कर देंगे तो कैसे सदन कैसे सुचारू रूप से चल पाएगा। अगर इनको सदन को सुचारू रूप से चलाना है तो पिछली जो गलतियां की हैं उसको न दोहरा के सबको बराबर मौका दें। हाँ भाई, कोई अति करता है कोई सदस्य जो कि परंपरा के विरुद्ध है या असंसदीय है, उस पर आप कार्रवाई करें, वहां तक तो हम मानते हैं। लेकिन एक साथ देखिए, आप 150 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। सदस्यों ने विशेष अधिकार हनन का मामला भी तो नहीं उठाया फिर। नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो वन साइडेड एक तरफा चल रही थी उस टाइम। कुछ भी कोई भी उठाता तो कहीं कोई सुनवाई होना नहीं थी। नहीं, उनका विशेष अधिकार है तो चाहिए था, विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार तो था, लेकिन मालूम था जब कि कुछ होना नहीं है, इसलिए उस वक्त कुछ नहीं उठाया। लेकिन ये तो आज भी मालूम है कि कुछ नहीं होना है। नहीं, अब तो आवाज उठाएंगे जोर से। अब कितनों को आप निष्कासित करेंगे ना। पिछली बार संख्या कम थी, आपने निष्कासित कर दिया। अब आप क्या पूरे 250 से ऊपर लोगों को निष्कासित कर देंगे क्या आप? जो बचेंगे सदन में वो लड़ेंगे, वो अपनी आवाज को उठाएंगे। ठीक है, अब जो बचेंगे वो लड़ेंगे। और यहाँ जो बात आ रही है कि पूर्व में जो कुछ हुआ है, पूर्व की बात वर्तमान में कितनी चरितार्थ होती है, क्योंकि यदि संसद का अध्यक्ष, यदि हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो उनके पास जितनी शक्तियां हैं, सदस्यों की सदस्यता बहाल करना, उनको सदस्यता निलंबित करने से लेकर के तमाम समितियों के सभापति तक का जो बात आएगी वो आएगी अध्यक्ष के ऊपर, कि अध्यक्ष ही उस पर अंतिम मोहर लगाएगी किस समिति के सभापति का कौन चेहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ तमाम बातें हैं, बात हो रही है सदन की, बात हो रही है लोकसभा की, बात हो रही है लोकतंत्र की। लेकिन यहाँ उपेंद्र तिवारी सबसे बड़ी बात है कि यदि जहां समर्थन की बात है, जो जैसे कि दिनेश निगम जी ने कहा कि परंपरा नहीं है, परंपरा नहीं, लेकिन हमने जो चीजें देखी हैं हम उसे ही रीति मान लेते हैं कि ये निरंतर होता आ रहा है, सतत होता आ रहा है। और उसको यदि कोई खंडित करता है तो अब हम कहते हैं कि ये अब तक नहीं होता था और अब हो रहा है। तो यही बात यहाँ चरितार्थ हो रही है। संविधान में लिखा है, नहीं लिखा है, यह अलहदा विषय है, लेकिन अनुच्छेद 93 में इस बात का जरूर उल्लेख है। लोकसभा के अध्यक्ष के पद, शक्तियां, निर्वाचन संबंधी संपूर्ण उल्लेख किया गया है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि यदि हम परंपरा के निर्वहन की बात ना करें, हम संवैधानिक शक्तियों की बात ना करें, तब भी क्या वास्तव में विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई और माध्यम नहीं मिला? जहां एक तरफ बात करें कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाओ, दूसरी तरफ बात करें कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की ओर से होना चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, सदन की प्रक्रिया तो चालू हो जाने दीजिएगा। सदन के पहले ही दिन, दूसरे ही दिन आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इतने लालाए थे, इतने उतावले हैं कि बाद में जनता के मुद्दे उठाएंगे नहीं। जनता अभी से संदेह में है। देखिए, ऐसा है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात है, जो संविधान में आर्टिकल 93 की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो चुनाव की बात है कि जो सदस्य हैं वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चुनाव करेंगे मतलब जो सदस्यगण चाहेंगे, जिनका बहुमत होगा वो चुने जाएंगे। तो ये परंपरा तो इंदिरा जी के समय जो शुरू हुई थी, वो तो सौहार्दपूर्ण वातावरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने रहने के लिए और देश को अच्छे से चलाने के लिए ये परंपरा निर्धारित की गई थी कि उपाध्यक्ष जो है विपक्ष को दिया जाए, ताकि विपक्ष को ये नहीं लगे कि वह कहीं कमती है और वो बराबरी से देश के निर्णयों में, देश के हित के निर्णयों में अपनी सहभागिता निभाता रहे। उस बात को आज के दृष्टिकोण में पूरी तरह बदल दिया गया है। लेकिन यहाँ हम यदि इतिहास के झरोखे में देखें तो हमने देखा है कि जब गैर कांग्रेसी सरकार थी, तब पीएस संगमा विपक्ष के सदस्य थे और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये उदाहरण हमारे सामने है। है ना। तो बात वही हो रही है। अब वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो दो बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कमती नहीं है आज की तारीख में। सत्ता पक्ष के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वह आत्मा से पूरी तरह नहीं जुड़े हुए हैं, वो परिस्थिति जन्य जुड़े हुए हैं। अगर मौका मिलेगा तो वो विपक्ष के साथ तुरंत जाके बैठ जाएंगे और सत्ता पक्ष के साथ
जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी की हमारे सामने बात है, वे अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उसका कारण है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में अध्यक्ष जी ने जिस तरीके की अपनी भूमिका अदा की है, वैसी भूमिका अब संसद के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बहुत सारे सदस्य इस तरह की अध्यक्ष की भूमिका को नहीं चाहते हैं। इसलिए हो भी सकता है कि विपक्ष का उम्मीदवार इन परिस्थितियों में जीत भी जाए। आप इससे ये नहीं कह सकते कि विपक्ष केवल हारने के लिए खड़ा है। इन परिस्थितियों में विपक्ष का उम्मीदवार जीत भी सकता है। हम संभावना की बात कर सकते हैं कि संभावना है, कुछ भी हो सकता है। और यदि हम जैसा कि देख रहे हैं कि ओम बिरला को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, और यदि ओम बिरला जीत करके आते हैं तो वो बलराम जाखड़ जो कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उनकी बराबरी कर लेंगे। 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। हालांकि इसके अलावा 2 और ऐसे सदस्य रहे हैं संसद के जो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन वो अपना पूरा 5-5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाए थे। लेकिन बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे रहे हैं अब तक जिन्होंने 2 बार 5-5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया था। 9 साल पूरे किए। 9 साल उन्होंने पूरे किए थे, उसके बाद चुनाव आ गए थे। तो ये चीजें रही हैं और ओम बिरला ऐसे दूसरे सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, ओम बिरला ऐसे दूसरे सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अशोक गौतम जी, सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं, अंतिम प्रतिक्रिया में आपकी भी चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम स्पीकर को लेकर देख रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में जो तकरार खिंची हुई है, और जैसे उपेंद्र जी ने कहा, पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि इससे आप कितना सहमत हैं कि सत्ता पक्ष के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी मजबूरी के लिए जुड़े हुए हैं। दूसरा, कल जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है? मैडम, मैं तो कहूँगा ओम प्रकाश बिरला बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, राजस्थान के हैं, भरे परिवार हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी सीए है, दूसरी बेटी आईएएस है, जिसमें बहुत हल्ला मचाया था कांग्रेसियों ने, तो आईएएस बनवा दी है जबकि अपनी मेहनत की काबिलियत पे बनी हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ओम प्रकाश बिरला जी चुनाव जीतेंगे और इस देश का नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से लोकसभा चलाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो कुल मिला के 62 साल के हैं, 23 नवंबर 1962 को उनका जन्मदिन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो रही बात कांग्रेस और विपक्षी अखिलेश यादव, ये तो सदन को चलने देना ही नहीं चाहते हैं। करोड़ों रुपया मिनट खर्च होता है, लेकिन सदन ये बाहर जो 150 आदमी निकाले, क्यों निकाले? गोल में पहुंच जाएंगे, पत्ते फेंकेंगे, कागज फेंकेंगे। अरे सदन को आप बात रखनी है, आप क्वेश्चन पुटअप करो, आपको जवाब मिलेगा। तो गोल में जाकर के सत्ता में थी, विपक्ष में थी, तब वो इससे ज्यादा गदर करती थी भाई साहब। पुराने वीडियो देख लीजिए उठा के। ठीक है, हमने वो वीडियो भी देखे हैं और हमने राहुल गांधी की वो चित्र भी देखे हैं जहां पर वो सरकार के विधेयक को फाड़ा गया था। अपने विधेयक को फाड़ दिया था। ठीक है, तो तस्वीरें देखिए दोनों तरफ से आई हैं। सभी सदस्यों की थोड़ी गलती है। तो एक सदस्य की तस्वीरें दोनों तरफ से सामने आई। बाकी तो बोलते नहीं थे, बाकी मोदी बाबा थे। ठीक नहीं लग रहा है ये चुनाव प्रक्रिया कि एक संभावना, भले ही वो बहुत ही माइनर लेवल पे हो, टूट फूट की एक संभावना बनी रहती है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, इसलिए उसका स्वाभाविक है सोचना। और विपक्ष सोच रहा है उसके बाद इस मामले में तो खोने के लिए कुछ नहीं, तो अल्लाह बोला जाए। सही है, वर्तमान परिस्थितियों में ये संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि विहिप की जो चर्चा हुई कि विहिप यदि लागू होता है और विहिप लागू होने के बाद में हमने क्रॉस वोटिंग भी देखी है, यदि हो सकता है सदस्य सदन में आए ही ना और आए तो वो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। अब हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर की वो तस्वीर जो अब तक नहीं देखी थी, हमारी पीढ़ी ने नहीं देखी थी, वो तस्वीर कल पूरा देश देखने वाला है, पूरी दुनिया देखने वाली है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए 7 दशकों के बाद चुनाव होने वाला है। और जुड़े सूरज जी कि स्पीकर को 272 मत मिलने भी अनिवार्य रहना चाहिए। अगर वो 272 से माइनस होते हैं तो ये चुनाव लीगल नहीं रहेगा। ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, उसमें कोई प्रावधान है। और एक चीज यहाँ पर और है, हालांकि वो विशेष विहिप पर लागू होता है, यहाँ अध्यक्ष पद के चयन के लिए लागू शायद नहीं होता है कि उनका भी अपना मत विशेष परिस्थितियों में लिया जाएगा जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं सूरज जी, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, काफी सारी चीजें इस पूरे चुनाव में पहली बार हुई हैं। चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग से लेकर मतदान की प्रक्रिया को लेकर, जो नतीजे आए हैं उसको लेकर, और अब जो सदन में हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जो सदन की हम कार्रवाइयां देख रहे हैं, 2 दिन जो हो गए हैं, और एक बार फिर से पहली बार ऐसा होने जा रहा है, 72 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब स्पीकर के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो बेहद दिलचस्प होने वाला है। कल 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए
चुनाव होने हैं। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो संभावना है उन संभावनाओं को कितना बल मिलता है और किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। साथ ही अब रणनीति बनाने की बात आ गई। जो संभावना की बात कही कि संभावना कुछ भी हो सकती है, ओम बिरला भी जीत सकते हैं और के सुरेश भी जीत सकते हैं। अभी दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। किस दल की क्या रणनीति होगी, सत्ताधारी दल क्या रणनीति अपनाता है और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र तिवारी जी, दिलीप भदौरिया जी, संदीप पाठक जी, दिनेश निगम जी, सैफ मलिक जी, अशोक गौतम जी, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है देश के उस चुनाव की जो 72 साल बाद हो रहा है, और ये चुनाव उस पद के लिए है जो पूरी सदन की गरिमा है, पूरी सदन की शक्तियां अपने आप में निहित रखता है। देखना होगा कि इस चुनाव से देश की जनता को क्या मैसेज जाता है, संविधान पर कितना असर पड़ता है, लोकतंत्र की मजबूती कितनी और मजबूत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।